21 अक्टूबर 2025। ठीक उसी समय जब 3I/8 सूर्य की चरम तापता पर पहुंचता है, जब हमारे तीसरे जात अंतरतारकीय आगंतुक के रहस्य अंततः उजागर होने चाहिए, पृथ्वी अंधभक्त हो जाती है। 6 महत्वपूर्ण सप्ताहों तक सूर्य की चकाचौंध भरी रोशनी में हर दूरबीन बेकार हो जाती है। यह सिर्फ खगोलविदों का बुरा सपना नहीं है, बल्कि यह सटीक अंधकारमय समय किसी भी ऐसी चीज के लिए एकदम सही आवरण होगा जो बिना किसी की नजर में आए अपना रास्ता बदलना चाहे। लेकिन 3I/8 धूमकेतु के अपना रास्ता बदलने की उलटी गिनती शुरू होने से ठीक पहले वैज्ञानिक जगत में हलचल मच गई। जेम्स वेब ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का अनुपात किसी भी धूमकेतु से 8 गुना अधिक मापा। मंगल ग्रह के निकट से गुजरने के दौरान लगातार विषमता पाई गई और केईके के निकेल मानचित्रों ने ऐसी रासायनिक संरचना का खुलासा किया जो मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। जब आकाश अंधकारमय हो जाता है तो हम क्या नहीं देख पाते, और यह कौन तय करेगा कि यह कहानी दिसंबर में धूमकेतु विज्ञान की एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में समाप्त होगी या हमारे ज्ञान का पूरी तरह से पुनर्लेखन कर देगी। सौर चकाचौंध अत्यंत तीव्र होती है। जब 3I/8 पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य से सूर्य के पीछे से गुजरता है तो प्रत्येक उपकरण, चाहे वह ऑप्टिकल हो, इंफ्रारेड हो या रडार, लगभग 10 लाख मील मोटी दीवार से टकराता है। 21 अक्टूबर को खगोलीय घटना का सटीक संयोजन होगा। अमावस्या उच्च संयोजन और सूर्य के सबसे निकट पिंड का आगमन मात्र 8 दिन बाद होगा। 6 सप्ताह तक आकाश में प्रवेश वर्जित रहेगा। यह कोई तकनीकी गड़बड़ी या नौकरशाही की देरी नहीं है, यह भौतिकी का नियम है। सूर्य की डिस्क दृष्टि रेखा को अवरुद्ध कर देती है। सौर मंडल के बाहरी किनारों से आने वाले धुंधले संकेतों को भी पकड़ने के लिए अनुकूलित सबसे संवेदनशील दूरबीनें भी इतनी तीव्र चमक को भेद नहीं सकती। न तो प्रत्यक्ष प्रकाश में, न रेडियो में, और न ही अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग से। पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। यहां आंकड़े मायने रखते हैं। जब सूर्य और 3I/8 का संयोजन होता है तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य के बीच की दूरी 1 डिग्री से भी कम हो जाती है। यह 2 सौर व्यास से भी कम है। वस्तु का स्वयं का संकेत, जो पहले से ही कमजोर होता है, सौर कोरोना में दब जाता है, जो 10 लाख डिग्री से भी अधिक गर्म प्लाज्मा का एक विशाल सागर है। चकाचौंध वाला क्षेत्र 9,65,000 मील तक फैला हुआ है। इसके पार देखने का कोई भी प्रयास फुटबॉल मैदान के दूर छोर से तेज रोशनी के पीछे मोमबत्ती को ढूंढने जैसा है। यहां तक कि रडार, जो कभी-कभी सूर्य के निकट की वस्तुओं का पता लगा सकता है, आवेशित कणों और चुंबकीय अराजकता के इस मिश्रण में अपनी स्पष्टता खो देता है। मिशन योजनाकारों को कैलेंडर मुंह जबानी याद होता है। 21 अक्टूबर से ब्लैकआउट शुरू होता है। 29 अक्टूबर को पेरिहेलियन होता है, यानी सूर्य की अधिकतम तापन अवस्था, वह क्षण जब किसी धूमकेतु के रहस्य आमतौर पर गैस और धूल के रूप में बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस बार पृथ्वी अंधी है ठीक उसी समय जब वस्तु सबसे अधिक असुरक्षित है, जब उसके असली स्वरूप को प्रकट करने की सबसे अधिक संभावना है। कोई प्रत्यक्ष चित्र नहीं, कोई स्पेक्ट्रा नहीं, यहां तक कि परावर्तित सूर्य प्रकाश का भी कोई संकेत नहीं। 6 सप्ताह तक 3I/8 से केवल सन्नाटा छाया रहा। यह क्यों मायने रखता है? कोई भी बदलाव, गैस का उत्सर्जन, विखंडन, यहां तक कि दिशा परिवर्तन भी नजर से ओझल हो जाएगा। समय न केवल असुविधाजनक है, बल्कि यह एक उत्तम बचाव भी है। यदि कोई चीज पकड़े बिना अपना मार्ग बदलना चाहती है तो यही वह अवसर है। यह अंधकार मात्र अवलोकन में आई बाधा नहीं है, बल्कि भौतिकी मॉडलों और प्रकाश की क्षमताओं की सीमाओं पर
भरोसे की परीक्षा है। जब दिसंबर में यह वस्तु अंततः फिर से दिखाई देगी तो इस अंधकारमय अवधि के दौरान की गई हर भविष्यवाणी, हर सिद्धांत और हर अनुमान की परीक्षा होगी। तब तक उलटी गिनती जारी है और आकाश अंधकारमय बना हुआ है। सबूत मायने रखते हैं। ब्लैकआउट से पहले हर प्रमुख वेधशाला यह पता लगाने में जुट गई थी कि 3I/एटलस इतना विचित्र क्यों था। डॉक्टर मेलिसा जियांग के आपातकालीन अनुरोध पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 18 सितंबर को इस वस्तु का पता लगाया। इसके अवरक्त स्पेक्ट्रम ने चौंकाने वाला परिणाम दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का अनुपात 8:1 था। यह कोई टाइपो नहीं है। सामान्य धूमकेतुओं में जल की मात्रा अधिक होती है। यहां अनुपात उलट गया है और उससे भी कहीं अधिक 6 मानक विचलन से एक असाधारण अपवाद है। JWST ने प्रबल कार्बन डाइऑक्साइड, मध्यम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनिल सल्फाइड के अंशों का संकेत दिया। आइसोटोप अनुपात सौर समान प्रतीत हो रहे थे, लेकिन रसायन विज्ञान के बारे में बाकी कुछ भी निर्धारित मानकों से मेल नहीं खाता था। नासा के आंतरिक चैट लॉग से पता चलता है कि यह डेटा प्रतिबंधित होने के कितने करीब आ गया था। जियांग की टीम ने तर्क दिया कि सौर तापन के चरम बिंदु को चूकने से यह क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहेगा, शायद हमेशा के लिए। इस बीच जापान की केईके वेधशाला ने अगस्त और सितंबर में कोमा का मानचित्रण किया। निकेल की रेखाएं तेज चमक रही थीं, जबकि लोहे की रेखाएं मुश्किल से ही दिखाई दे रही थीं। गैसों का उत्सर्जन आकस्मिक नहीं था। गैस और धूल सूर्य की ओर प्रवाहित होकर एक संकीर्ण असममित गुबार का निर्माण कर रही थीं। सहकर्मी समीक्षक संशय में थे। उन्हें चिंता थी कि निकल की यह विसंगति मृग तृष्णा या अंशांकन त्रुटि हो सकती है, लेकिन रिडक्शन पाइपलाइन सही सलामत रही। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट घोस्टिंग नहीं। निकल असली था, लोहा गायब था और ज्यामिति असंतुलित थी। नैरो बैंड छवियों में कोमा लगभग 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। द्रव्यमान हानि की दर लगभग 150 किलोग्राम प्रति सेकंड थी। जल उत्पादन की दर मात्र 40 किलोग्राम प्रति सेकंड थी। एक और संकेत मिलता है कि इस पिंड की रासायनिक संरचना और इसके संचालन में कुछ असामान्य है। हबल द्वारा 2 जुलाई को ली गई तस्वीरों ने जमीनी दूरबीनों के संदेह की पुष्टि की। एक चौड़ा चिकना आंसू के आकार का कोमा, जो सौर मंडल के धूमकेतुओं में भी दुर्लभ है। कोई तीक्ष्ण जेठ नहीं, कोई खुरदरे किनारे नहीं, बस एक स्थिर आवरण युक्त चमक। केंद्रक स्वयं तो छिपा रहा, लेकिन 21 जून को रूबिन वेधशाला द्वारा ली गई खोज से पहले की तस्वीरों के प्रकाश वक्र विश्लेषण से टीमों को इसके आकार का अनुमान लगाने में मदद मिली। यह लगभग 5 से 6 किलोमीटर चौड़ा था और धीरे धीरे लगभग अदृश्य रूप से घूम रहा था। चमक में कोई तीव्र उतार चढ़ाव नहीं, कोई तेज घूर्णन नहीं, बस एक बड़ा ठंडा शांत यात्री। 3 अक्टूबर को मंगल ग्रह पर मौजूद उपग्रहों ने अपना प्रयास किया। ईएसए के मार्स एक्सप्रेस और निकोलस थॉमस की CASIS टीम द्वारा निर्देशित ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने उस वस्तु को तब पकड़ा जब वह मंगल ग्रह से 0.19 खगोलीय इकाई की दूरी से गुजरी। कोमा धुंधला था, लेकिन सक्रिय था, जो लगातार सूर्य की ओर गैस उत्सर्जित कर रहा था। तस्वीरों और स्पेक्ट्रा से पता चला कि सूर्य की ओर होने वाली गतिविधि ब्लैकआउट होने तक जारी रही। ईएसए के आंतरिक रिकॉर्ड में डेटा जारी करने के समय को लेकर हुई तीखी बहस का जिक्र है, लेकिन अंततः पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई।
8 अक्टूबर को इसकी सार्वजनिक पुष्टि हुई। बहिर्वाह की ज्यामिति, रसायन विज्ञान, प्रकाश, सब कुछ एक ऐसी वस्तु की ओर इशारा करता है जो सामान्य नियमों का पालन नहीं करती। प्रत्येक डेटा सेट एक आधार रेखा है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी को पछाड़ देता है, निकेल लोहे से आगे निकल जाता है। कोमा का आकार चिकना सूर्य की ओर उन्मुख और स्थिर है। केंद्रक बड़ा धीमा और शांत है। मंगल ग्रह के पास से गुजरने से प्राप्त डेटा इस गतिविधि की वास्तविकता की पुष्टि करता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल या दूरबीन के सॉफ्टवेयर की कोई गड़बड़ी नहीं है। ये वो निशान हैं जिन पर नजर रखनी है। जब दिसंबर में ये वस्तु दोबारा सामने आएगी तो इनमें से कोई भी बदलाव, कोई भी विचलन बहुत कुछ बयां करेगा। 3 अंतरतारकीय वस्तुएं, यह पूरी सूची है। आकाश गंगा में तैरते अरबों चट्टानों और बर्फ के गोलों में से केवल 3 ही ऐसे हैं जो मनुष्यों की उपस्थिति में सूर्य के सामने से गुजरे हैं। पहला ओमुआमुआ एक तीव्र कोण पर गुजरा और किसी ग्रह को छू भी नहीं पाया। दूसरा तारामंडल बोरिसोव क्रांति वृत्त के ऊपर से तेजी से आया। अब तीसरा तारामंडल I/एटलस एक ऐसे पथ पर आता है जो मानो पहले से तय हो, सौर मंडल के मुख्य तल से मात्र 5 डिग्री हटकर ग्रहों के रास्तों को ऐसे पार करता है मानो वह यहीं का हो। इस तरह की संयोग की संभावना कितनी है? लगभग 20,000 में से 1। असंभव तो नहीं, लेकिन ऐसा संयोग भी नहीं है जो आपको हर दिन देखने को मिले। आइए देखते हैं कि ऐसी संभावना कितनी है। अधिकांश अंतरतारकीय पिंड आकाश में बिखरे हुए अनियमित कोणों पर पहुंचते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाला समतल डिस्क के आकार का क्षेत्र क्रांतिवृत्त एक संकीर्ण पट्टी है। अंतरिक्ष का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इसके साथ संरेखित होता है। किसी अंतरतारकीय आगंतुक का उस तल से होकर और इतने कम झुकाव पर प्रवेश करना महज संयोग की बात नहीं है। यह संदेह पैदा करता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। खगोलविद किसी एक मामले को बहुत अधिक महत्व देने के प्रति आगाह करते हैं। केवल 3 ISO के रिकॉर्ड होने के कारण प्रत्येक नया आगमन एक अपवाद जैसा लगता है। छोटे नमूने के आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं। अगर अगले 1 दर्जन अंतरतारकीय धूमकेतु भी इसी तरह की स्थिति में दिखाई देते हैं तो कहानी बदल जाएगी। फिलहाल यह एक सांख्यिकीय गड़बड़ी है, कोई साजिश नहीं। प्रक्षेप पथ केवल कोण पर निर्भर नहीं करता। पथ 3 I/एटलस फॉलो इसे कई ग्रहों के बेहद करीब ले आता है। अक्टूबर में मंगल, नवंबर में शुक्र और अगले वसंत में बृहस्पति। हर बार करीब से गुजरने पर गुरुत्वाकर्षण बल कक्षा को थोड़ा सा हिला सकता है और पूर्वानुमान से किसी भी विचलन को उजागर कर सकता है। इसीलिए ब्लैकआउट से पहले की खगोलमापी इतनी महत्वपूर्ण है। रूबिन हबल मार्स एक्सप्रेस द्वारा दर्ज किया गया प्रत्येक डेटा बिंदु, प्रत्येक स्थिति एक आधार रेखा निर्धारित करती है। जब वस्तु संयोजन के बाद पुनः प्रकट होती है तो कुछ आर्क सेकंड का छोटा सा अंतर भी यह संकेत दे सकता है कि कुछ बदल गया है। हो सकता है कि गैस का एक तेज प्रवाह हो सकता है कि कोई टुकड़ा टूटकर अलग हो गया हो, या जैसा कि कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कुछ और ही स्वाभाविक हो। लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले गणितीय दृष्टिकोण से सावधानी बरतनी चाहिए। सौर मंडल एक हलचल भरा स्थान है और क्रांतिवृत्त एक प्राकृतिक राजमार्ग है। पर्याप्त समय और पर्याप्त वस्तुओं की उपलब्धता होने पर दुर्लभ घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। महत्वपूर्ण बात केवल दुर्लभता नहीं है, बल्कि यह है कि घटना का पथ सीधा रहता है या नहीं। दिसंबर का पुनरागमन ही निर्णायक की भूमिका निभाता है। यदि कक्षा सभी पूर्वानुमानों से मेल खाती है तो यह असंभव सा दिखने वाला मार्ग बढ़ते हुए रिकॉर्ड में एक और डेटा बिंदु बन जाएगा।
यदि ऐसा नहीं होता है तो स्पष्टीकरण की खोज गंभीरता से शुरू हो जाएगी। तब तक आंकड़े सांस रोककर अगले कदम का इंतजार करते रहेंगे। अक्टूबर का आसमान बिल्कुल भी शांत नहीं था। सौर भौतिकविदों ने अक्टूबर में सूर्य से निकले 3 कोरोनल मास इजेक्शन CME के कारण सौर गतिविधि में अचानक वृद्धि देखी। वहीं धरती पर लोगों ने दक्षिण की ओर दूर तक फैली हुई अरोरा कंसास के ऊपर हरे रंग के पर्दे और फ्रांस में गुलाबी चमक देखी। ऑनलाइन भूचुंबकीय सूचकांकों में होने वाली वृद्धि की तरह ही सिद्धांत भी तेजी से बढ़ने लगे। कुछ लोगों का दावा था कि इस अचानक वृद्धि ने भूकंपों को जन्म दिया, जबकि अन्य का कहना था कि 3I एटलस के आसपास का काला धब्बा कोई दुर्घटना नहीं थी। लेकिन पेशेवर बुलेटिनों ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया। वास्तविक अंधकार ज्यामितीय था, संरेखण का मामला था, न कि हार्डवेयर की खराबी या सौर षड्यंत्र। सूर्य की तेज रोशनी ने न कि उसकी ज्वालाओं ने अवलोकन पर रोक लगा दी। फिर भी समय ने अटकलों को हवा दी। मैड्रिड की शौकिया धूमकेतु खोजकर्ता इसाबेल रुइज ने अपना रिकॉर्ड साझा किया। उन्होंने एक साथ 17 हरे धूमकेतु देखे। शानदार ऑरोरा तस्वीरों और सक्रिय धूमकेतुओं की सूची के साथ उनका वायरल हुआ थ्रेड खगोल विज्ञान मंचों में मॉडरेशन की होड़ में बदल गया। 4 चमकीले हरे धूमकेतुओं लेमन स्वान केक और 3I एटलस की वास्तविक संख्या आश्चर्यजनक थी, लेकिन अभूतपूर्व नहीं। विशेषज्ञों ने बताया कि इनका समूह रूबिन युग की देन है। वेरा रूबिन वेधशाला द्वारा रात में किए जाने वाले सर्वेक्षणों के कारण धुंधले धूमकेतु जो पहले अनदेखे रह जाते थे, अब बड़ी संख्या में दिखाई देने लगे हैं। यह पता लगाने में पूर्वाग्रह था, न कि ब्रह्मांडीय कोरियोग्राफी। रुइज का उत्साह यहीं नहीं रुका। उन्होंने शौकिया तस्वीरों में 3I एटलस के पीछे एक धुंधली चमक देखी, शायद एक टुकड़ा, शायद एक साथी। विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी। खगोलीय मापन द्वारा पुष्टि के बिना किसी भी प्रकार के खंड या कृत्रिम अवरोधों का दावा मात्र एक दावा ही रहता है। माइनर प्लैनेट सेंटर और JPL ने दिसंबर की इमेजिंग अवधि के दौरान सभी विश्वसनीय रिपोर्टों को दर्ज किया। तभी जब वस्तु सूर्य के पीछे से पुनः प्रकट होगी, तब इस खंड का प्रश्न हल हो पाएगा। अक्टूबर में अंतरिक्ष मौसम में आए अचानक बदलाव ने पहले से ही जटिल मॉडलों में और अधिक जटिलताएं पैदा कर दीं। सौर हवा की स्थिति हर घंटे बदलती रही, जिससे वस्तु के आसपास धूल और गैस के व्यवहार के पूर्वानुमान और भी जटिल हो गए। लेकिन न तो कोई उपकरण खराब हुआ, न ही डेटा का ब्लैकआउट हुआ, न ही अचानक नियंत्रण खोया। बस आवेशित कणों का निरंतर खिंचाव और धक्का सौर अधिकतम की नियमित अराजकता। मॉडल बनाने वालों के लिए प्रत्येक CME और भूचुंबकीय तरंग एक और चर बन गई, जिसे ध्यान में रखना था। दिसंबर के महत्वपूर्ण परीक्षण के लिए अनिश्चितता का एक और स्रोत। अंततः बिजली का अचानक बढ़ना वास्तविक था, लेकिन यह समस्या का कारण नहीं था। बिजली गुल होने का कारण खगोलीय यांत्रिकी थी। भीड़ का उत्साह, वायरल पोस्ट, अधूरी अफवाहें, ये सब कहानी का हिस्सा हैं, लेकिन विज्ञान अपनी जगह पर कायम है। असली परीक्षा तो तब होगी जब आसमान साफ हो जाएगा, जब नए आंकड़े चुप्पी तोड़ेंगे। एवी लोएब इज ए सोलर ओबर्थ सिनेरियो कहते हैं। कल्पना कीजिए कि 3I एटलस सिर्फ एक धूमकेतु नहीं, बल्कि एक ऐसा यंत्र है जो सूर्य के सबसे करीब पहुंचकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके अपना मार्ग बदल सकता है। अगर यह सच है, तो यह क्रिया पूरी तरह अंधेरे में सूर्य के पीछे छिपकर ठीक उस समय होगी जब पृथ्वी इसे देख नहीं पाएगी।
इसका एकमात्र प्रमाण दिसंबर में इसके पुनः प्रकट होने पर इसके पथ में अचानक और स्पष्ट विचलन के बाद ही मिलेगा। यह परीक्षण अपनी सरलता में बेहद कठिन है। रुबिन हबल JWST और जमीनी प्रणालियों सहित सभी प्रमुख वेधशालाएं वस्तु की स्थिति को 10 मिली आर्क सेकंड की सटीकता के साथ ट्रैक करेंगी। यह 1000 किलोमीटर दूर से देखे जाने वाले सिक्के की चौड़ाई के बराबर है। यदि 3 एटलस अपने अनुमानित कक्षा पथ का अनुसरण करता है तो कहानी हमेशा की तरह भौतिकी के नियमों पर ही समाप्त होती है। एक शोरगुल मचाने वाला अनोखा धूमकेतु, बस इतना ही। लेकिन यदि पथ में 100 मिली आर्क सेकंड का भी बदलाव आता है, जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग परिवर्तन के बराबर है, तो धूमकेतु संबंधी मॉडल इसे समझा नहीं पाएंगे। सामान्यतः कारण मानी जाने वाली गैस उत्सर्जन प्रक्रिया बहुत कमजोर और धीमी है। आंकड़ों के अनुरूप केवल एक अचानक और जानबूझकर लगाया गया बल ही सटीक हो सकता है। मुख्य धारा के खगोलविद सतर्क हैं। वे धूमकेतु की गतिविधि की अराजकता, उग्र जलधाराओं और असमान द्रव्यमान हानि की ओर इशारा करते हैं, जो एक नाभिक को उसके मार्ग से विचलित कर सकती हैं। लेकिन इस परीक्षण की सटीकता अस्पष्टता की गुंजाइश बहुत कम छोड़ती है। दिसंबर एक द्विआधारी नक्षत्र बन जाता है। या तो आंकड़े मेल खाते हैं या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सका है। लोएब की परिकल्पना इसी नाजुक मोड़ पर टिकी है। खगोलीय मापन ही परिणाम तय करेगा, अटकलें नहीं। हर पिक्सल, हर टाइम स्टैंप, हर आर्क सेकंड मायने रखता है। उलटी गिनती सिर्फ पुनरागमन की नहीं, बल्कि एक फैसले की है। रुबिन वेधशाला संभावनाओं को नए सिरे से परिभाषित करती है। इसके पूर्ण सर्वेक्षण की नियमितता से पहले अंतरतारकीय पिंड दुर्लभ घटनाएं थीं। कुछ वर्षों में एक बार, शायद ही कभी। अब रात्रिकालीन सर्वेक्षणों और स्वचालित प्रणालियों के साथ अपेक्षा बदल गई है कि ये केवल एक संयोग मात्र होंगे, बल्कि अब इन्हें अभिलेख के रूप में देखा जाएगा। प्रतिवर्ष दर्जनों अंतरतारकीय पिंड देखे जा सकेंगे। यह कोई मामूली घटना नहीं, बल्कि बाढ़ है। हर नई घटना सटीक समय, रंग और गति के साथ दर्ज की जाती है, जिससे एक ऐसा डेटा सेट बनता है जो असामान्य घटनाओं को आंकड़ों में बदल देता है। अगली बार जब कोई अति पर्वलयिक घटना क्रांति वृत्त को पार करेगी, तो वह केवल एक खबर बनकर नहीं रह जाएगी। यह कई नमूनों में से एक होगा, जिसकी तुलना बढ़ते हुए कैटलॉग से की जाएगी। यही अंतरतारकीय पिंड विज्ञान का भविष्य है। प्रत्येक कक्षा, प्रत्येक गैस उत्सर्जन अनुपात, प्रत्येक खंड पथ को मापा जाता है, तुलना की जाती है और संकलित किया जाता है। जो पैटर्न कभी संदिग्ध लगते थे, जैसे कम झुकाव पर प्रवेश या ग्रहों का निकट से गुजरना, अब केवल बहस का विषय नहीं रह गए हैं, बल्कि परीक्षण योग्य भी हो गए हैं। रसायन विज्ञान के मामले में भी यही बात लागू होती है। 6 सिग्मा कार्बन डाइऑक्साइड अनुपात, निकल से भरपूर कोमी खगोलीय पिंड आंसू के आकार की चमक, पर्याप्त नमूनों के साथ दुर्लभ और सामान्य के बीच की रेखा स्पष्ट हो जाती है। यह विषय केस स्टडी से जनसंख्या विश्लेषण की ओर बढ़ता है। रुबिन की पहुंच केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समय के महत्व तक भी है। शीघ्र पता लगने से अंतरिक्ष आधारित उपकरणों को अधिक समय मिल जाता है और सौर तापन से पहले और बाद की गतिविधियों को पकड़ने के अधिक अवसर मिलते हैं। समन्वित अभियान, मंगल ऑर्बिटर हबल जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन जमीनी नेटवर्क अब तेजी से दिशा बदल सकते हैं, अधिक वस्तुओं को ट्रैक कर सकते हैं और भौगोलिक स्थिति या मौसम के कारण उत्पन्न कमियों को पूरा कर सकते हैं। जो कभी अव्यवस्थित था, वह अब एक व्यवस्थित प्रणाली बन गया है। 3 आई एटलस का रहस्य, चाहे वह एक अपवाद हो
या नया प्रतिरूप पहले से ही एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। अब खुला रास्ता खुल चुका है। अगला फैसला आखिरी नहीं होगा। दिसंबर में इसके पुनः प्रकट होने से यह पता चलेगा कि इसकी कक्षा पूर्वानुमानों से मेल खाती है या इसमें कुछ अनसुलझे बदलाव दिखाई देते हैं। यदि प्रक्षेप पथ स्थिर रहता है तो यह एक प्राकृतिक, हालांकि असामान्य धूमकेतु का संकेत देता है। किसी भी विचलन के लिए नए स्पष्टीकरण और तत्काल आगे की जांच की आवश्यकता हो सकती है। वेरा रुबिन जैसे सर्वेक्षण हर साल दर्जनों अंतरतारकीय आगंतुकों की खोज करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मौजूदा अंधकार हमारी प्रगति और हमारी सीमाओं दोनों को उजागर करता है। फिलहाल 3 आई एटलस ठोस सबूतों, अनसुलझे सवालों और नजरों से ओझल संभावित उत्तरों की उम्मीदों से भरा एक उदाहरण है।